हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? बेटा आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी, जो अपना पूरी की पूरी यूनिट है 11th की। उसका फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। बेटा इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? अच्छा एक चीज और, इससे पहले बेटा कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं, जैसे हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, प्लांट फिजियोलॉजी अपन पढ़ चुके हैं। ये सारी डिटेल आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो प्लीज जिन बच्चों ने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम वो नहीं देखा है वो जरूर देखें, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। क्योंकि लिविंग वर्ल्ड क्या है बच्चा? लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है, हम उस पूरी डाइवर्सिटी को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, कौन कौन से अपने टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिसके हिसाब से अपन इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इन सब की डिटेल है। बेटा वो डाइवर्सिटी तो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ी है, तो आपको वो लेक्चर भी जरूर देखने चाहिए, राइट? देखिए बेटा सबसे पहले ये चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। इस पे बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं अगर अपन नीट में क्वेश्चन देखें, एक तो बेटा इस चैप्टर में ना जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर कौन सा है, डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, इस पर क्वेश्चन बनता है। बेटा जो नोमेनक्लेचर के रूल्स आपको दिए हुए उस पर बन सकता है। एक बच्चा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर एक टेबल दी हुई है, आपने देखा हो, इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, 4 पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक टेबल दी हुई है, उस पर क्वेश्चन बनता है बच्चा। दूसरी बात आपने बताई टेक्सोनॉमिकल एड जो है उसकी डेफिनेशन डायरेक्ट आती है। और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कई बार अपना गलत भी हो सकता है, जैसे आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बेटा एनसीईआरटी की 4 स्टेटमेंट दे दिए। इस चैप्टर में कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म पॉइंट अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो उसके अंदर की कुछ लाइंस है, या फिर कैटेगरीज का फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपको बहुत कंफ्यूज करता है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझेंगे और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। सबसे पहला अपना मेन मोटो वही रहता है कि चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए, राइट? तो बेटा लिविंग वर्ल्ड के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा लिविंग वर्ल्ड अगर अपन जब पढ़ रहे हैं तो हमें 3-4 बातें ध्यान में रहनी चाहिए। 3-4 बातें जो है वो हमें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। इस चैप्टर में आएगा क्या बच्चे? इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में अपन बेसिकली 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। बेसिकली अपन 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट, लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज। भाई देखो जो अर्ली ह्यूमन था, अर्ली ह्यूमन के पास एक ज्यादा नॉलेज नहीं था, वो अपने बेसिक नॉलेज के बेस पर लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट को ये बात रियलाइज होने लगी कि नहीं भाई सिर्फ इतने फीचर से कुछ नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कुछ और बढ़िया फीचर अराइज की, राइट? मतलब उन्होंने कुछ पर्टिकुलर ऐसे क्राइटेरियाज बनाए जो कि पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। इन्हें अपन बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग फर्स्ट तो हमें इस पर डिस्कस करना है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू लिविंग बीइंग, राइट? सेकंड बच्चा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ ही हम समझेंगे टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं, टेक्सोन क्या है, ये टेक्सा किसे कहते हैं, और कैटेगरीज किसे कहते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक। एक बच्चा आज के टाइम में नियो सिस्टमैटिक्स भी पूछा जाता है, तो आपको नियो सिस्टमैटिक्स भी ध्यान में रखना है, राइट? तो बेटा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम ले लेंगे इस चैप्टर में टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड बेटा वो टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है ना, इसके अंदर हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क, या फिर वो सारे के सारे रिसोर्स जो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे, क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगे, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में मैं बात कर रही हूं बेटा। डाइवर्सिटी चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट का आपको पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, दैट इज अर्नेस्ट मेयर। बेटा अपन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ें और अर्नेस्ट मेयर का नाम ना लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने नीट में क्वेश्चन पढ़ा है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन किसने दी है? अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर के बारे में हमें 3-4 बातें ध्यान में रखनी है।
सबसे पहला पॉइंट आपने बोला कि इन्होंने स्पीसीज पर बहुत काम किया, इसीलिए इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्योंकि बेटा डार्विन ने ही पूरा इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था, स्पीसीज कैसे बनी होगी, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से एक स्पीसीज से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं, वो सारी बातें डार्विन ने बोली। और इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी है। बायोलॉजिकल स्पीसीज का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसे दो इंडिविजुअल अगर वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं तो वो आपस में इंटरब्रीड जरूर करेंगे बेटा। आप सीधी सी बात सुनो, ह्यूमन से इंटरब्रीड कर सकता है, ह्यूमन कभी भी डॉग से, कैट से, हॉर्स से, इनसे इंटरब्रीड नहीं करेगा बच्चे। ऐसा कभी हमने दुनिया में नहीं देखा कि कोई पर्टिकुलर जो डॉग है वो ह्यूमन से इंटरब्रीड कर रहा है। ऐसी कोई प्रोजेनी नहीं बनती है जिसमें ह्यूमन भी हो और डॉग भी हो, नहीं। बायोलॉजिकल स्पीसीज का सीधा सा कंसेप्ट क्या है कि एक ही स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और ये डेफिनेशन किसने दी है, अर्नेस्ट मेयर ने। तो ये पॉइंट लिखना बच्चे, इस पॉइंट के बारे में लिखना बेटा, पायोनियर द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, पायोनियर द डेफिनेशन ऑफ biological species, definition of biological species। बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में कम से कम 2 बार पूछा जा चुका है, तो इस पे तो आईएमपी लगा लेना आप। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, ये 100 ग्रेट साइंटिस्ट में से एक है, जो अभी की प्रेजेंट सेंचुरी है उसके 100 ग्रेट साइंटिस्ट में से एक है। वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो सबसे फेमस साइंटिस्ट है उनमें से एक है। नेक्स्ट बच्चे आपने बताया अर्नेस्ट मेयर के बारे में। ओहो, टिक जा भाई, यस। नेक्स्ट बच्चे, अरे ये तो कमाल ही हो गया, रुको थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसे। हाँ भाई टिक जाओ। नेक्स्ट बच्चा आपने बताया कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है, वो इन्हीं को मिला हुआ है। ट्रिपल क्राउन बेटा बायोलॉजी के फील्ड में अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, तो इनको 3 इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए, इसीलिए हम ये बात कहते हैं इनके पास बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन है। बेटा 100 ग्रेट साइंटिस्ट में से एक माना गया है इन्हें, तो आपने बोला ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इन्हीं के पास है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये चीजें ध्यान रहेगी बच्चे। तो अपन आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, आप जर्नल अपन बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर हो सकते हैं। आप बोलोगे मैम जर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करता है। बेटा मूवमेंट वाली बात गलत है आपकी, क्यों, प्लांट मूव थोड़ी ना करते हैं, है ना बच्चे। चलिए, तो सबसे पहले अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर जो है वो अपन ले लेते हैं ग्रोथ। ग्रोथ, एक बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बच्चे आपने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट बच्चा आपने बोला कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट का सेंस जरूर रहेगा। अब जैसे हम हैं, हमें कोई आके अगर मार जाए तो क्या हमें सेंस नहीं होगा, हमें बिल्कुल सेंस होगा बच्चे। इसका मतलब चाहे प्लांट की बात ले लो, प्लांट को कोई मारना जरूरी नहीं है, आप प्लांट को कोई भी फिजिकल स्टिमुलस देके देखो। सपोज एक कमरा है जिसमें पूरी तरीके से आपने डार्क कंडीशन जनरेट कर रखी है, अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें एक होल कर रखा है और बीच में रख दिया प्लांट। बेटा उस होल से लाइट आ रही है, ये प्लांट का जो टिप पार्ट है ना वो लाइट की तरफ बेंट हो जाएगा। इट मींस प्लांट जो है वो अपने उस फिजिकल स्टिमुलस के लिए क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये कॉन्शियसनेस है बच्चे, यही कॉन्शियसनेस है।
इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्शियसनेस। और नेक्स्ट बच्चे अपन ले सकते हैं कि अगर कोई सेल मेटाबॉलिज्म शो कर रही है तो इट मींस उसमें एक सेल तो होनी चाहिए एटलीस्ट, उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इन पांचों फीचर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब सबसे बड़ी बात, इनमें से कौन से ऐसे फीचर हैं जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं है? बेटा एक चीज ये अभी हमें प्रूव करना है, एक बात नोट कर लेना, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक्सेप्शन नहीं हो उसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट, लिखना बच्चे, प्रॉपर्टी इन विच एक्सेप्शन एब्सेंट, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये डाउट बच्चों को रहता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होगी। ये बच्चे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डन, कोई इशू नहीं। तो स्टार्ट करें अपन फर्स्ट ग्रोथ से। चलिए बेटा सबसे पहली बात करें ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो ये मैंने लिया एक चुन्नू, जो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है चुन्नू, ये मैंने लिया चुन्नू को, ठीक बात बच्चे, चुन्नू। अभी ये चुन्नू छोटा है, ठीक है, अभी ये चुन्नू थोड़ा छोटा है। एक बार ऐसे मैं बना लेती हूं जस्ट जर्नल, आप समझ ही रहे होंगे ना। अब बच्चे अगर ये जो चुन्नू है ये बड़ा हो जाता है, अगर ये चुन्नू बड़ा हो जाता है, सपोज ये काफी बड़ा हो गया, अरे अरे तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, रुको रुको सही करते हैं इसको। हाँ बच्चे, अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब धीरे धीरे टाइम के साथ बड़ा तो होगा ही, ऑब्वियस ही बात है, बड़ा होगा मैडम। तो बेटा इसमें चेंज क्या क्या हुए, आप तो मुझे ये बात बताओ, इसमें चेंज क्या क्या हुए, इसमें चेंज क्या क्या हुए, आप मुझे वो बात बताइए। देखो एक तो इसका बॉडी मास बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें क्या क्या चेंजेस मिले, आपको इसमें क्या क्या चेंजेस मिले? मैडम इसका बॉडी मास बढ़ा है, चलो ठीक है, इट मींस इसमें ग्रोथ हुई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। वो छोटा था और ये बड़ा है, इट मींस इसके अंदर ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ के फीचर क्या क्या हो गए? सबसे पहला फीचर हो गया कि ग्रोथ के दौरान मास बढ़ता है। फर्स्ट, ग्रोथ में इंक्रीज इन मास। बेटा अगर ग्रोथ हो रही है तो मास जरूर बढ़ेगा, ठीक बात है। ओनली मास ही थोड़ी ना बढ़ रहा है बच्चे, इसके नंबर ऑफ सेल्स भी तो बड़े होंगे, तभी तो ये इतना बड़ा हुआ है। बिल्कुल, यानी कि आपने बोला कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। बेटा सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है। ये दोनों के दोनों क्या है? ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं, ट्विन फीचर ऑफ ग्रोथ, ट्विन फीचर ऑफ ग्रोथ, ठीक बात है। अब जैसे मान लो हम हमारी बात करें, हमारे अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है बच्चे? सेल बढ़ रहा है मैडम, मास बढ़ रहा है, यानी सेल कैसे बढ़ रहा है? सेल बढ़ने का कारण क्या है? नंबर ऑफ सेल बढ़ने का कारण है सेल डिवीजन। यानी कि चाहे हम प्लांट की बात कर लें या हम एनिमल की बात कर लें, हम किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बच्चे जैसे हम एनिमल्स हो गए, जैसे आपने चुन्नू देखा एनिमल्स, या फिर हम प्लांट की बात कर लें, दोनों में ही ग्रोथ का सेंस क्या है? सेल डिवीजन। लगातार सेल डिवीजन चलता रहेगा और ग्रोथ होती रहेगी। भाई सेल डिवीजन के लिए क्या होता है? सबसे पहले अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ता है, धीरे धीरे मास बढ़ेगा, फिर एक टाइम बाद सेल डिवाइड होगी और वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल। तो बेटा प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है ना, वो लगातार होता है। जब तक प्लांट अलाइव है उसमें वो सेल डिवीजन चलता रहेगा। इट मींस प्लांट के अंदर इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ देखी जाती है,
प्लांट में इनडिटरमिनेट टाइप की ग्रोथ देखी जाती है। लेकिन बच्चे एनिमल में डिटरमिनेट ग्रोथ देखी जाती है। डिटरमिनेट, प्लांट में इनडिटरमिनेट, यानी कि अनलिमिटेड। जब तक प्लांट अलाइव है उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो लगातार डिवाइड करेगा। लेकिन एनिमल, इसकी ग्रोथ बच्चे लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है। डन। अब बेटा ये बात हो गई मल्टी सेल्यूलर की। नेक्स्ट अपन लेते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सपोज मैंने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का थोड़ा सा साइज बढ़ा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई बेटा सबसे पहले इसमें, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। उसके बाद ये सेल जो है ये फर्दर 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, 1 और ये 2, ये फर्दर 2 सेल में डिवाइड हो गई। हमने जाके बैक्टीरिया से बोला देखो आपकी सेल डिवाइड हो गई, आपका ग्रोथ हुआ है। बैक्टीरिया ने सोचा ये मेरा ग्रोथ है। बैक्टीरिया ने बोला अरे बेवकूफ, ये तो बाइनरी फिजन है, ये तो मेरा रिप्रोडक्शन का तरीका है। ये सेल डिवीजन जो है ये बाइनरी फिजन है। सेल डिवीजन ग्रोथ का सोर्स है, ये बात हमें पता थी। बैक्टीरिया ने हमें क्या बताया कि ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का तरीका है। अब आप खुद देखो बच्चे, एक सेल डिवीजन बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में ग्रोथ भी करवा रहा है और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन भी करवा रहा है। इसका मतलब हम एक बात कह सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन, देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो ग्रोथ है वो भी सेल डिवीजन से हो रही है और जो रिप्रोडक्शन है वो भी सेल डिवीजन से हो रहा है। इसका मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव फीचर है। दोनों एक ही बात है बच्चे। लिखना बेटा, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिखती हूं, कौन से कलर से लिखूं? हाँ, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव फीचर, म्यूचुअली इंक्लूसिव फीचर, ये दोनों एक ही बात है बच्चे, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव फीचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात डन है सबकी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अगर अपन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले की थी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हमने क्या बोला था बेटा? हमने बोला था प्लांट है तो इनडिटरमिनेट ग्रोथ, लगातार बढ़ता ही जाएगा। प्लांट है तो ग्रोथ होती गई होती गई होती गई। हमारे अंदर ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई मैं ग्रोथ कर रही हूं, करते 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 मैंने सीलिंग को ही क्रॉस कर दिया। नो, ऐसा नहीं होगा। एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद अगर कोई सेल लॉस्ट हो गई है तो उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है, राइट? चलिए, तो इसका मतलब एनिमल्स के लिए हम एक बात कह सकते हैं कि एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए, है तो दोनों मल्टी सेल्यूलर ही, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों अलग अलग बातें हैं बच्चे। रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है जिसमें गैमेट बने, है ना बच्चे, फर्टिलाइजेशन हो। और ग्रोथ का मतलब लगातार से सेल डिवीजन से हो रहा है। इसका मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर। दोनों अलग अलग फीचर है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें ये म्यूचुअली इंक्लूसिव फीचर है। ये पॉइंट सभी बच्चों का डन है। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं, क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ करते हैं? बेटा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखो, जैसे मान लो मैंने लिया एक इस तरीके से, राजस्थान में ये रेत का टीला है, ठीक है, रेत का टीला, ये है टीला, सैंड ड्यून्स, ठीक है, सैंड ड्यून्स। अब बेटा तेज हवा चली, तेज हवा चलने के बाद
ऐसा ही जो पर्टिकुलर मटेरियल है यानी कि सॉइल है, ये सॉइल इसके ऊपर आके लगातार जमा होती जा रही है, ये सॉइल की लेयर जो है ना ये इसके ऊपर आके लगातार जमा होती जा रही है। ये कंडीशन सैंड ड्यूज में नहीं, उसके अलावा अगर अपन बात करें माउंटेन पे भी लागू होती है। माउंटेन पे जैसे बर्फ है तो वो उसके ऊपर लगातार बर्फ जो है वो जमा होती जा रही है, या कोई मिट्टी जो है वो जमा होती जा रही है। जिस चीज का वो बना हुआ है वही चीज उस पर जमा होती जा रही है। उसी तरीके से बच्चे अपन ने बोला जो बोल्डर्स है, इन सभी में क्या हो रहा है, लगातार इसका मास बढ़ता जा रहा है। बेटा अगर इंक्रीज इन मास ही क्राइटेरिया है ग्रोथ का, तो इनकी भी तो ग्रोथ हो रही है। इन्होंने बोला कि हम फिर हमारे साथ ऐसा क्यों भाई, हमारे अंदर भी तो ग्रोथ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है भाई, हो क्या रहा है, सिंपली हो क्या रहा है, आपने बताया कि सेम मटेरियल का आगे जमा होना, दैट इज इंक्रीज इन मास, तो इनमें भी तो ग्रोथ हो रही है। बेटा एक्चुअली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल ग्रोथ है। ठीक बात, वो बेटा इंटरनल ग्रोथ है, वो पूरा का पूरा इंटरनल ग्रोथ है। लेकिन अगर हम ओनली ग्रोथ बोलेंगे तो हम ये तो नहीं बोल रहे ना वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इट मींस वो तो नॉर्मल ग्रोथ है, वो तो लगातार हो रही है। ओनली ग्रोथ बोल दे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। इसका मतलब ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ इज नॉट एन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए बच्चा, अपन ने एक पॉइंट पर डिस्कस करना शुरू किया और वो डिस्कशन हमारा इस बात पे कंप्लीट होता है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हाँ, एक बात और, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता बच्चे, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता। डन। चलिए आते हैं नेक्स्ट फीचर पर। नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन। अच्छा, जनरल सी लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप बोलोगे मैम सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म का बनना, दैट इज रिप्रोडक्शन। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी कोई प्रोजीनी डेवलप कर देता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। बेटा ये रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, ये जनरल बात है, सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आप में से कोई भी बच्चा इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है? बेटा मैं जब भी ये क्वेश्चन पूछती हूं ना, नॉर्मली बच्चों का दिमाग में क्या आता है, मैडम जो एक ही पेरेंट से हो यूनिपेरेंटल वो असेक्सुअल है और जो बाई पेरेंटल हो वो सेक्सुअल है। ऐसा नहीं है, आप यूनिपेरेंटल बाई पेरेंटल के बेस पर नहीं बोल सकते। सबसे पहली बात, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बने, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो और साथ साथ में गैमेट का फ्यूजन भी हो, फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन हो और गैमेट का फ्यूजन हो, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। बेटा मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके क्या करेंगे, नया इंडिविजुअल बनाएंगे और ये चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है। ठीक बात है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे बच्चे? इसमें ना तो कोई किसी तरह का फ्यूजन देखा जाएगा, आपने बताया डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोजीनी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजीनी, with or without गैमेट फॉर्मेशन। आप कहोगे मैम विद और विदाउट क्यों लिख रहे हो आप, इसमें तो गैमेट बनने ही नहीं चाहिए ना। बेटा गैमेट बन भी सकते हैं, गैमेट बन भी सकते हैं लेकिन गैमेट फ्यूज नहीं होंगे, ये बात श्योर है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ये बात ध्यान रखना। सॉरी, मतलब मैडम गैमेट बन तो सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं बच्चे। आप याद करो, आपने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा है,
आप याद कीजिए, आपने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा है, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। और बच्चे पार्थिनोजेनेसिस में ही आपने पढ़ा है कि यहां पर गैमेट तो बने हैं, पर बिना गैमेट के क्या हुआ है, नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, राइट। तो वो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बेटा, अब एक छोटी सी बात और करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल दिए हुए एनसीईआरटी में। देखो, जैसे माना एक हाइड्रा है, ठीक है, एक हाइड्रा है, ऐसे इसके ये टेंटिकल्स हैं, ये हाइड्रा। हाइड्रा को जब भी रिप्रोडक्शन करना होता है ना, इसके साइड से एक बड निकलती है और एक छोटा सा डॉटर हाइड्रा जो है, जो प्रोजीनी हाइड्रा है, वो बन जाता है। हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं होता, हम रात को सो रहे हैं, हमारे हाथ के पास से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे। हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बच्चे आपने बात की बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। बेटा ये बाइनरी फिजन जो है, ये बैक्टीरिया में देखा जाता है, ये बाइनरी फिजन बैक्टीरियाज में देखा जाता है, डन। उसके अलावा आपने बताया बडिंग, अभी अभी अपन ने बात की बडिंग। बडिंग बच्चे हाइड्रा में देखा जाता है। और आपने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा हो यीस्ट, यीस्ट में भी देखा जाता है। यीस्ट बेटा फंजाई में आता है। मैडम एक यीस्ट ही फंजाई में थोड़ी ना आता है, फंजाई में तो बहुत सारे फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो बेटा फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म के लिए ध्यान रखना फ्रेगमेंटेशन। एक मेथड अपन देखें, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बारे में बच्चा आपने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, उसके छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं, वो हर फिलामेंट जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, राइट। चलिए, फ्रेगमेंटेशन कहां पे देखा जाएगा, आपने बोला फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। उसके अलावा बच्चे एक आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा है हमारे साथ। ब्रायोफाइटा में बेटा आते हैं मॉस, हम कहते हैं मॉस, बॉस है ब्रायोफाइटा के। उनमें एक स्ट्रक्चर बनती है फिलामेंटस, दैट इज प्रोटोनीमा। वो प्रोटोनीमा आगे जाके लीफी स्टेज बनाती थी, आपको याद हो तो बेटा प्रोटोनीमा जो है ना, ये फिलामेंटस है। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। और एक बच्चा फंजाई, यीस्ट को छोड़ के सभी फंजाई में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। तो आप यहां लिखो बच्चे फंजाई, डन। नेक्स्ट बच्चे एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। जब बेटा बात फ्रेगमेंटेशन की है ना, तो आपको रीजनरेशन को नहीं भूलना चाहिए। रीजनरेशन, रीजनरेशन, ये रीजनरेशन बेटा इसी के एग्जांपल में चल रहा है, ठीक है बेटा। रीजनरेशन देखो बेटा ये दो तरह का, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक तो जो प्लेनेरिया के अंदर हो रहा है, दैट इज मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस बेटा ये प्लेनेरिया भी कोई कम नहीं है। ये जो फ्लैटवर्म है ना, फ्लैटवर्म प्लेनेरिया, बेटा आप इसको कितने भी पीस कर दो नाइफ से, इसका हर पार्ट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, डन। ये इसके रिप्रोडक्शन का तरीका है, किसका बच्चे, प्लेनेरिया का। और एक होता है एपीमॉर्फोसिस, एक होता है बच्चे एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस जो है ये बेटा लिजार्ड में देखा जाता है। आपने कभी लिजार्ड को देखा हो, लिजार्ड जैसे ही लिजार्ड का एनिमी कोई पास में आता है, लिजार्ड क्या करती है, अपनी टेल ड्रॉप कर देती है, अपनी पूंछ गिरा देती है। बेटा उस लिजार्ड के अंदर एक नई टेल आ जाती है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि उस टेल से नया ऑर्गेनिज्म बन गया हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चे कि उस टेल से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। इट मींस प्लेनेरिया में जो हो रहा है दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज ट्रू रीजनरेशन। बेटा मैंने जितने भी एग्जांपल बोले ये सारे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो ये पॉइंट भी लिखना भाई, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट
डज नॉट शो रिप्रोडक्शन, डज नॉट शो रिप्रोडक्शन। बेटा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करते हैं? डज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं करते। बेटा आपने एक नाम सुन रखा है म्यूल का, नाम सुना है बच्चे? म्यूल, जिन्हें अपन हिंदी में खच्चर कहते हैं। खच्चर, आप दो खच्चर की मैटिंग कराओ, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। पर क्या वो लिविंग नहीं है? क्या उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा? क्या उनमें ग्रोथ नहीं हो रही? हो रही है। बेटा ये म्यूल किससे बनता है? ध्यान तो सुनना, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी, इनके हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। डन बच्चे? हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि मैं मेल हॉर्स और फीमेल डंकी हो तो बेटा उससे म्यूल नहीं बनेगा, उससे बनेगा हिनी। हिनी अभी एनसीईआरटी में अपने को म्यूल के बारे में बात की गई है। बेटा जो म्यूल है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता। और सुनो, स्टेराइल हनी बी जो है, ये हनी बी की कहानी तो अलग ही सुनेंगे अपन। हनी बी के पास एक प्रॉपर सोसाइटी है जिसमें क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं, ड्रोन होते हैं। तो बेटा उसमें जो वर्कर्स होते हैं ना, वो फीमेल वर्कर्स, वो स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन क्वीन करती है। तो ये भी है तो लिविंग ही। उसके अलावा बच्चे आपने ऐसे बहुत सारे ह्यूमन कपल देखे होंगे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट मींस ये थोड़ी ना है कि वो लिविंग नहीं है, लिविंग तो है ही बच्चा, वो अपनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। इट मींस कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं करता, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो नहीं करते। तो रिप्रोडक्शन को अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं लेते। रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव फीचर, नॉट एन डिफाइनिंग फीचर। बच्चा ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, फीचर है। हम ये नहीं कह रहे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म फीचर नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हम ओनली इस बेस पर नहीं कह सकते कि क्या चीज लिविंग है और क्या चीज नॉन लिविंग है। अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट है बच्चा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? बेटा हमारी सेल के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसके टोटल सम को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसके टोटल सम को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बेटा जैसे मान लो ये मैंने एक सेल ली, ठीक है, सेल, ये एक सेल ली। बेटा इस सेल के अंदर ए और बी जो है ना वो आगे जाके सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो पर्टिकुलर पी है वो आगे क्यू और आर में टूट रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है। आपने पढ़ रखा है बच्चे CO2 और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये सारी रिएक्शंस जो है ना, चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो या एनाबॉलिक रिएक्शन हो। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनना। बेटा ये सारी रिएक्शंस जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, राइट? तो आपने बच्चे एक लाइन बोली, द सम टोटल ऑफ, अरे 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 ये क्या बन गया था भाई, ये क्या तरीका है? हाँ भाई, आपने बोला द सम टोटल ऑफ, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, the sum total of all chemical reaction, the sum total of all chemical reaction called metabolism। इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका टोटल सम क्या है? मेटाबॉलिज्म है। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, अच्छा एक बात और, ये चाहे कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई बहुत बड़ा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, फंजाई हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, XYZ, ऑल शो मेटाबॉलिज्म। सभी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता।
इट मींस ये डिफाइनिंग फीचर है, बिल्कुल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। तो बेटा हमें इतनी सारी खोज करने के बाद एक पहला डिफाइनिंग फीचर मिला है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ठीक बात। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये जो केमिकल रिएक्शंस आप देख रहे हो ना, ये अपन टेस्ट ट्यूब में भी करवा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्लाइकोजन डाला, पर्टिकुलर कोई एंजाइम डाला, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज वगैरह में टूट जाएगा, राइट। इट मींस आपने बोला इन विट्रो कंडीशन मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड। ये लाइन हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो फिर मैडम एक बात बताओ, जो रिएक्शन हमारे अंदर हो रही है वो रिएक्शन तो टेस्ट ट्यूब में भी हो रही है, तो क्या हम उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोल दें? नहीं बच्चा, आप उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं बोलोगे। आप उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे बच्चे? ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये बच्चा एक केमिकल रिएक्शन है। हमने मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या बोला है? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। तो फिर मैडम हम इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या बोले? देखो, आप इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को ना तो लिविंग बोलोगे और ना ही नॉन लिविंग। नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, नॉट नॉन लिविंग। तो मैडम फिर क्या बोले? आप इसको बोलोगे ओनली, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन ओनली एक लिविंग रिएक्शन है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन ओनली एक लिविंग रिएक्शन है बच्चे, ओनली एक लिविंग रिएक्शन है जो कि किसी ना किसी लिविंग बीइंग के अंदर हो रही है। हमने सुटेबल कंडीशन देके उसको इन विट्रो जनरेट करवाया है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो फुल प्रूफ एक डिफाइनिंग फीचर है। अब बच्चा यहां पे एक छोटी सी बात सुनने की है, ये मेटाबॉलिज्म हो कहां पे रहा है? एक पर्टिकुलर सेल में। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए हमें सेल को डिफाइन करना जरूरी है। किसी भी इन विट्रो में तो नहीं हो रहा ना भाई, हो कहां पे रहा है? एक सेल में। इट मींस एक सेल से कम कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल is structural and fundamental unit of living organism, is structural and fundamental unit of living organism, structural and fundamental unit of living organism। इसका मतलब बच्चे एक सेल से छोटी किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। कम से कम एक सेल का होना 100% जरूरी है। अगर आप सेल से छोटी कोई भी चीज की बात करो बेटा, वो सरवाइव नहीं कर सकता। प्रोटीन तो राइबोसोम भी बनाता है, पर क्या राइबोसोम सरवाइव कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। राइबोसोम अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको सेल के साइटोप्लाज्म में ही रहना पड़ेगा। इट मींस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म कहां पे परफॉर्म हो सकता है? मेटाबॉलिज्म जो है वो सेल के अंदर ही परफॉर्म हो सकता है, चाहे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो। कम से कम एक सेल होनी जरूरी है। वो एक सेल जो होती है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली स्ट्रक्चर ही मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकती है। इट मींस इट इज डिफाइनिंग फीचर। बेटा अब हमारे पास दो डिफाइनिंग फीचर हो गए हैं, एक मेटाबॉलिज्म और एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास दो डिफाइनिंग फीचर हो चुके हैं। नेक्स्ट बच्चे आते हैं अपन कॉन्शियसनेस पर। ये खतरनाक पॉइंट है, कॉन्शियसनेस किसे कहेंगे? उसके बाद एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ब्रेन डेड कोमा पेशेंट लिविंग है या नॉन लिविंग है? चलिए सबसे पहली बात करें, कॉन्शियसनेस कहेंगे किसे? ध्यान से सुनना बच्चे। कॉन्शियसनेस का मतलब एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, एबिलिटी
टू सेंस द एनवायरमेंट। हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है हम उसे सेंस करते हैं, जैसे कि चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, यूनिसेल्यूलर हो, मल्टीसेल्यूलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आसपास फिजिकल स्टिमुलस होगा, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, हम उसको सेंस करते हैं बच्चे। अगर अचानक से कोई हमारी आंखों पे तेज लाइट डाले, हम तुरंत क्या करते हैं, अपनी पलकें झपका देते हैं। हम किसी भी तरीके की, जैसे मान लो अंधेरे कमरे में जाते हैं, हमारी जो कॉर्निया है वो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करती है। हम टेम्परेचर को क्या करते हैं बच्चे, पर्टिकुलर सेंस करते हैं। हमारे ऊपर कोई हल्की सी बर्फ डाल दे, हमें वो पता चलता है। गर्म चिमटा लगा दे, हमें वो भी पता चलता है। कोई अगर हमें मारे, हमें वो भी पता चलता है। सेम कंडीशन किसके साथ अवेलेबल है बच्चे, सेम कंडीशन है ये पर्टिकुलर एनिमल्स के साथ में, और यही कंडीशन प्लांट्स के साथ भी देखी जाती है। प्लांट्स में आपने क्या देखा बच्चे, प्लांट्स के लिए आपने देखा कि प्लांट लाइट को सेंस कैसे करते हैं, फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें पता चलता है कि प्लांट पर्टिकुलर लाइट कंडीशन में ही फ्लावरिंग करते हैं। बेटा अगर मैं यही कंडीशन में एनिमल्स के बारे में बात करूं तो एनिमल्स में भी बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक बात है बेटा। ये कॉन्शियसनेस जो है ना, ये मोस्ट ऑब्वियस है, हम देख के बता सकते हैं मोस्ट ऑब्वियस है, लेकिन ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है। कई ऑर्गेनिज्म बेंथिक जोन में रहते हैं, उनको हम देख के नहीं बता पाते, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई कॉन्शियसनेस कंडीशन जरूर प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन लेना, CO2 रिलीज करना, ये सब क्या है, कॉन्शियसनेस है। यानी कि हम किसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं, रेस्पॉन्स टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलस, ये पूरा का पूरा क्या है, कॉन्शियसनेस है। अब बेटा एक खतरनाक बात और सुनो, मतलब मैडम एक बात तो पता चल गई कि कॉन्शियसनेस जो है ना वो डिफाइनिंग फीचर है। बिल्कुल है बच्चे, कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट एक और चढ़ता हुआ फीचर आता है, देखो ह्यूमन कहता है मैं ओनली कॉन्शियस थोड़ी ना हूं, मैं तो सेल्फ कॉन्शियस हूं। मतलब ह्यूमन का माइंड जो है वो आसपास की होने वाली एक्टिविटी के साथ में कोऑर्डिनेट भी करता है। बाकी ऑर्गेनिज्म तो ओनली रेस्पॉन्स करते हैं, यानी कॉन्शियस है, ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस है। ये फीचर पर्टिकुलर ओनली फॉर ह्यूमन। ह्यूमन जो है बच्चा वो सेल्फ कॉन्शियस है। ह्यूमन जो है वो सेल्फ कॉन्शियस है, यानी वो अपने डिसीजंस पावर खुद ले सकता है। अपने बदले हुए जो भी इन्वायरमेंट है, अनफेवरेबल कंडीशन, उसको टैकल करने की पावर रखता है। यानी ह्यूमन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखता है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियस, और ये ओनली एंड ओनली बिलोंग्स टू ह्यूमन। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है, ओनली बिलोंग्स टू ह्यूमन। नेक्स्ट बच्चे, एक क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में पूछा गया है कि जो ब्रेन डेड पर्सन है क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। देखो बेटा हम इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि ब्रेन डेड पर्सन जो है ना, इसका लंग्स, इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, इसके लंग्स और इसके ब्रेन को मशीन से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात, हार्ट एंड लंग्स रिप्लेस्ड बाय मशीन। बेटा इसको तो पूरी तरीके से मशीन रेगुलेट कर दी। क्या इसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। बेटा आप मशीन से जो भी फ्लूइड डालते हो ना, उसका मेटाबॉलिज्म इसकी बॉडी में होता है, इसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जरूर चल रहा है। बेटा अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना तो ये लिविंग है। फिर हम इस डेड पेशेंट को लिविंग कंसीडर करेंगे, लिविंग कंसीडर करेंगे। ठीक बात है। दूसरी खास बात, ये कॉन्शियस है, इसे हम कॉन्शियस कह सकते हैं, लेकिन बेटा इसके पास खुद के पास सेल्फ डिसीजन पावर नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते ये अपना डिसीजन खुद ले रहा है, डिसीजन खुद नहीं ले रहा है, इट मींस ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है।
कॉन्शियस बट नॉट सेल्फ कॉन्शियस। ये कॉन्शियस है लेकिन ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं। ठीक बात बच्चे? तो इस तरीके से बेटा अपन ने 5 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है, रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग। नेक्स्ट बच्चे आपने बताया इसके अंदर पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग, और उसके अलावा आपने बताया इसके अंदर पर्टिकुलर जो कॉन्शियसनेस है डिफाइनिंग। इन सभी बातों को समझ के हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेशन बनती है। बेटा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे जो ये चीजें शो करें। कौन कौन से बच्चे? राइजेस। ये राइजेस बच्चा एक छोटी सी ट्रिक है आपको कुछ प्रॉपर्टी समझाने के लिए। देखो आर मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करेगा। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, पहली प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस नाम से आ गई। दूसरी बच्चा इंटरैक्टिव, वो इंटरेक्शन करेगा। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही है तो वो इंटरैक्टिव है। तीसरा बच्चे वो सेल्फ रेगुलेटरी है, वो सेल्फ रेगुलेटरी है। फोर्थ वन वो इवॉल्विंग है, इवॉल्विंग। और लास्ट बच्चे सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। यानी इन जो प्रॉपर्टीज अपन ने डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग पढ़ी थी उनसे ये 5 चीजें जनरेट होती है: रेस्पॉन्स, इंटरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड इवॉल्विंग प्रोसेस। राइट? अब बच्चे ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद एक छोटे से पॉइंट पर अपन आते हैं। बेटा एनसीईआरटी में इन सभी फीचर्स के बाद एक पैराग्राफ दिया गया है, हमें वो पैराग्राफ डिस्कस करना है। थोड़ा अच्छा सा पैराग्राफ है तो सबसे पहले अपन उस पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये बच्चा एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ है जो कि सभी बच्चों के दिलों में खलबली मचा के रखता है। चलिए इस पैराग्राफ पर बात करते हैं। सबसे पहले अपन इस लाइन पर आते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रॉपर्टीज दिख रही है, बेटा हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ही प्रॉपर्टी है, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी जो अभी अपन ने पढ़ी थी राइजेस, ये आपस में इंटरैक्ट करती है और उस इंटरैक्शन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट हुआ है, ये बात बतानी है। इसके लिए कुछ एग्जांपल भी दिए गए, जैसे कि बच्चा एक टिश्यू की प्रॉपर्टी जो है, टिश्यू किससे मिलके बना है? सेल से। लेकिन वो उन सारे सेल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, वो सेल्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो वो प्रॉपर्टी बनती है। देखो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं अपन। जैसे बच्चा एक टिश्यू है ब्लड, ठीक है? ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना, ये काम है बच्चा। ब्लड के अंदर एक सेल आती है WBC, एक सेल आती है प्लेटलेट। क्या WBC और प्लेटलेट ये काम करती हैं? है तो ब्लड की ही सेल, पर क्या ये वो फंक्शन करती हैं? नहीं करती हैं। बेटा बोन की बात करें, बोन की सेल है बच्चे ऑस्टियोक्लास्ट। बेटा इस ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर कैल्शियम नहीं पाया जाता, लेकिन बोन में कैल्शियम बहुत सारा होता है। ये कैल्शियम उसकी मैट्रिक्स में। इट मीन्स आपने क्या बोला कि टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है जरूरी नहीं वो प्रॉपर्टी उसके सेल में पाई जाए, वो सेल में आपस में इंटरेक्शन करने से डेवलप होगी, बट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ये बात ध्यान से सुनना। इसी को समझाने के लिए एक लाइन और दी गई है। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गनलीज होते हैं, पर उस ऑर्गनली की जो प्रॉपर्टी है वो जिस मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से मिलके बना है, वो जिस मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से मिलके बना है उसमें नहीं पाई जाती, उसकी इंटरेक्शन से डेवलप होती है। जैसे कि हमारा ऑर्गनली मान लो राइबोसोम ही है। राइबोसोम किससे बना है? आरएनए और प्रोटीन से। बेटा आरएनए का काम अलग है, और उसके अलावा जो प्रोटीन है उसका काम अलग है, और उनसे मिलके जो राइबोसोम बनता है उसका काम अलग होता है। ठीक,
इसका मतलब एक बात क्लियर है, जो भी इंटरेक्शन हायर लेवल पर दिखाई देती है वो लोअर लेवल के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी इंटरेक्शन से डेवलप होता है। ये सभी लेवल पर ये कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। अब बेटा वही बात जो हमने बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किन किन प्रॉपर्टी के इंटरेक्शन से आया है, देखो यहां पे ध्यान से सुनना। सो वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो हमने बात की थी, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इन प्रॉपर्टीज की वजह से आया है। अब बेटा एनसीईआरटी ने आपको एक छोटे से पॉइंट समझाना चाहे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा है इसका ओरिजिन अर्थ पर हुआ था और इसी को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बच्चे ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। जो पहले ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं का जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर आया है और हमारा ही जेनेटिक मटेरियल आगे फ्यूचर में जाएगा। हाँ, लगातार मियोसिस हो रहा है तो इसमें चेंजेस लगातार चलते रहेंगे, राइट। तो आपने बोला जो पास्ट का ह्यूमन था या पास्ट का ऑर्गेनिज्म था उसी के फीचर प्रेजेंट में आए हैं और उसी के फीचर आगे फ्यूचर में जाएंगे। जेनेटिक मटेरियल का लगातार ट्रांसफर हो रहा है। ये है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बट ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर एज इट इज नहीं हो रहा है बच्चे, इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं बट वेरी इन डिग्री, क्योंकि लगातार इवोल्यूशन चल रहा है, मियोसिस भी हो रहा है, म्यूटेशंस भी हो रहे हैं। इसी वजह से हम हैं तो वैसे ही ह्यूमन जैसे हमारे पूर्वज थे, हम हमारे एंसेस्टर से कुछ फीचर्स में अलग भी हैं, जैसे कि हमारी आउटर फिनोटाइप जो है उसमें हम अलग है, राइट बेटा। तो इसका मतलब एक बात हमारे माइंड में क्लियर हो गई कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्शन से बने हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है, इन सारी प्रॉपर्टीज का इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये बात बच्चे सभी के ध्यान में रहेगी, इन पांचों प्रॉपर्टीज का इंटरेक्शन। तो बेटा आज की क्लास में अपन ने लिविंग वर्ल्ड जो है उसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट बच्चा। तो ये प्रॉपर्टी सभी ने अच्छे से पढ़ी है, इसका लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ना आप और इसके जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हो वो जरूर मिलाना आप, ओके। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट सेक्शन में।